अब कुछ लोग इस बात से भी हैरान हैं कि जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च यानी होली वाले दिन रात को आग लगी थी। तो यह खबर आज 7 दिन बाद मीडिया में सामने कैसे आ रही है? क्या इतने दिन इस खबर को दबाकर रखा गया? यह भी सवाल उठ रहा है। और इन सवालों के बीच एक गजब खबर और आ गई। कहानी में ट्विस्ट नंबर 2। आगजनी की घटना पर फायर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें डिटेल्स ऑफ अफेक्टेड एरिया में यह कहा गया कि आग स्टोर रूम में लगी थी, कुछ कागज और कुछ सामान जला। इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने कहा कि आग बुझाने के दौरान कोई कैश मिला ही नहीं। कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया। भाई फायर डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि पैसा तो मिला ही नहीं वहां जज साहब के घर से। यानी इस रिपोर्ट और इस तरह के बयान के जरिए ऐसा लग रहा है कि फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में तो कैश का कोई जिक्र ही नहीं है। इसके साथ ही यह सवाल उठने लगा कि क्या जस्टिस वर्मा के घर कैश मिला भी या नहीं। ऊपर से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि जस्टिस वर्मा के घर आग के मामले में गलत जानकारी और अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन फिर 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, जब 14 मार्च को आग लगी थी और फायर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई उस पर 21 मार्च की तारीख है, यानी 7 दिन बाद फायर डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया है कि उस दिन तो कोई कैश मिला ही नहीं था। 7 दिन बाद इस रिपोर्ट आने का क्या मतलब? और अगर कोई कैश मिला नहीं था तो यह कैश की कहानी कैसे बाहर आई? 7 दिन फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? दूसरा सवाल, अगर जस्टिस वर्मा के घर पर कुछ मिला ही नहीं, ये बातें सिर्फ अफवाह हैं, तो फिर इन हाउस जांच किस बात की बैठाई गई है? जांच हो किस बात की रही है फिर? भाई फायर डिपार्टमेंट कह रहा है कुछ भाई मिला ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऑलरेडी इस मामले की जांच तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करा ही रहे, तो जांच किस बात की करा रहे भाई? किसके कहने पे जांच हो रही है जब कुछ मिला ही नहीं है? तीसरा सवाल, क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन भड़का हुआ है? 15 करोड़ कैश मिलने का दावा बार एसोसिएशन क्यों कर रहा है? यानी बहुत सारे सवालों के अभी जवाब मिलने बचे हुए हैं। जस्टिस वर्मा को लेकर जो आरोप लगे हैं कि उनके घर से कैश मिला है, तो इस मामले में उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उन्हें बताना चाहिए कि यह कथित कैश उनके पास कहां से आया, अगर मिला है तो उस कैश का हिसाब देना होगा, यह बताना होगा कि यह अनअकाउंटेड कैश तो नहीं है। आपके मन में भी सवाल होगा कि जैसे नेताओं को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, भाई एक चीज यह भी आपको मान के चलना होगा, हो सकता है कि भाई जस्टिस वर्मा का अपना पैसा हो, यह भी तो हो सकता है, या कोई और चीज का पैसा रखा हुआ हो घर में। तो इसलिए पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि भाई पैसा मिल गया इसका मतलब कुछ करप्शन ही हुआ है। लेकिन अभी तो पहले यह तय होना कि पैसा मिला या नहीं मिला। हालांकि आपके मन में सवाल भी होगा कि जैसे नेताओं को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, जैसे अधिकारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है, वैसे क्या जजेस को भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होती है या उन्हें कोई हिसाब देना पड़ता भी या नहीं? नियम के मुताबिक साल 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह फैसला किया था कि सभी जजेस को अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहिए या करना होगा। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जजेस की संपत्ति की जानकारी कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी या नहीं की जाएगी, यह पूर्णतः जज की मर्जी पर निर्भर करे। साल 2009 में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक प्रस्ताव पारित किया और सभी जज इस पर सहमत हुए कि वो अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। साल 2024 में एक आरटीआई के हवाले से दावा किया गया कि देश भर के सभी हाईकोर्ट जजेस में से सिर्फ 13% जजेस ने अपनी संपत्ति की जानकारी पब्लिक डोमेन में दी हुई। यानी देश के 25 हाईकोर्ट में 749 जजेस हैं, उनमें से 98 जजों ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की थी, बाकी ने नहीं की। यह आरटीआई में बात सामने आई। अब यही पब्लिक को जो है वो नागवार गुजरने लगता है कि भाई जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस करेंगे, सारे नेता चुनाव लड़ेंगे तो हलफनामा देंगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये 3 अहम हिस्सा हैं और उसमें जुडिशरी में जजेस जो हैं उनकी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि बताएंगे कि नहीं बताएंगे। और उस मर्जी में भी लोग अपनी मर्जी से बता तो रहे नहीं है, ये तो भाई निकल के आ रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद न्यायपालिका को लेकर बहस शुरू हो गई। बात पैसे पर हो रही है तो आपको बताते हैं कि देश में जजेस को कितनी सैलरी मिलती है। यह भी आपको जानना चाहिए कि भाई जजेस को कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, यह भी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी के भी घर से, इस केस को भी छोड़ दें तो जजेस को क्या सहूलियतें होती है। तो अगर आप सैलरी देखेंगे, एक तो होते हैं चीफ जस्टिस जिनकी सैलरी थोड़ी अलग होती है, और एक होते हैं
बाकी जज, उनकी सैलरी अलग होती है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस, उनकी सैलरी होती है 2,80,000 रुपए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी आपको बता रहा हूं, प्लस अलाउंस, प्लस अलाउंस। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज हैं, उनको मिलता है 2.5 लाख रुपया प्लस अलाउंस, 2,50,000 रुपए। अब अगर आप हाई कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनको मिलता है 2.5 लाख रुपीस, यानी 2.5 लाख रुपया प्लस अलाउंस। और इसी तरह से हाई कोर्ट के जज को जो है वो मिलता है 2,25,000 रुपए, 25K प्लस अलाउंस। तो यही जो है जिन जस्टिस वर्मा की बात हो रही है कि भाई उनके घर से कैश मिल गया इतना बड़ी संख्या में, बार एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया कैश मिल गया, उनकी सैलरी यही है 2,25,000 रुपए प्लस अलाउंस। यह पहली बार नहीं है जब किसी जज पर ऐसे आरोप लगे। इससे पहले भी कई न्यायाधीशों पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। आपको कुछ पुराने केसेस याद दिलाता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज सौमित्र सेन देश के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। सौमित्र सेन पर 1993 में कोर्ट रिसीवर के रूप में 32 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया था। 3 जजेस की जांच समिति ने सौमित्र सेन को दोषी पाया था। 2008 में तत्कालीन सीजेआई केजी बालाकृष्णन ने प्रधानमंत्री से सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की। अगस्त 2011 में सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ। सितंबर 2011 में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पर विचार किए जाने से पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह से दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज शमित मुखर्जी का भी केस है। शमित मुखर्जी को करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले में सीबीआई ने 2003 में गिरफ्तार कर लिया था। आरोप लगने के बाद जस्टिस शमित मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। यह पहली बार था जब किसी जज को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बाद में मेडिकल कंडीशन के आधार पर शमित मुखर्जी को जमानत मिल गई। 2008 में दिल्ली की एक दूसरी अदालत ने शमित मुखर्जी के खिलाफ आरोप तय किए थे। शमित मुखर्जी पर आरोप है कि डीडीए की जमीन का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से उन्होंने रिश्वत ली थी। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस निर्मल यादव पर भी करप्शन के आरोप लगे थे। इस केस के बारे में भी आपको याद दिलाता हूं। 13 अगस्त 2008 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पर 15 लाख रुपए पहुंचाए। तत्कालीन एडवोकेट जनरल के मुंशी प्रकाश राम 15 लाख रुपए लेकर जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर आए थे। निर्मलजीत कौर ने फौरन पुलिस को फोन किया और 15 लाख रुपए के साथ मुंशी को पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल 15 लाख रुपए जस्टिस निर्मल यादव के लिए भेजे गए थे, लेकिन गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के पास पहुंच गए। मामला सामने आने के बाद जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ जांच शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। यानी पहले भी जजेस पर करप्शन के आरोप लगते रहे, लेकिन कभी आपने सुना है कि जुडिशरी में करप्शन को लेकर कभी गंभीर चर्चा हुई हो, कोई एक्शन हुआ हो? उनकी सुनवाई में तेजी ही नहीं आती। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा ने कहा कि जजेस के खिलाफ हो रही जांच अगर पूरी हो जाए तो एक उदाहरण जनता के सामने बनेगा। सुनिए। इनके केस, जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों चलते हैं। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है। और शमित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। आप सोचिए कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों को ये नहीं कह सकता कि ये जजों के केस जल्दी करो, ताकि एक उदाहरण बने। पब्लिक को इसी बात को लेकर अफसोस होता है कि जुडिशरी सबको सब कुछ बताती है कि भाई मीडिया को ऐसे काम करना चाहिए, नेताओं को ऐसे काम करना चाहिए, सरकारों को ऐसे चलना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर भी क्या न्यायपालिका उस तरह से काम कर रही है कि एक नजीर पेश हो, एक उदाहरण पेश हो? जिन जजेस पर आरोप लगे कि भाई भ्रष्टाचार किया, उनके केसेस चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। भाई उनको तो पहले निपटाओ, कि ताकि एक मिसाल पेश हो कि भाई देखिए अगर कोई जज ऐसा करता है तो क्या से क्या हो सकता है, या अगर नहीं किया तो क्लियर हो कि भाई ऐसा किया ही नहीं, खत्म मामला।